यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के इस्तेमालात या एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, एक ही बात है। रेडियोथेरापी, रेडियोथेरापी का मतलब है ट्रीटमेंट, मतलब ये समझे आप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या रेडियोथेरापी में इनको यूज किया जाता है। आइसोटोप्स को हम रेडियोथेरापी में कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कैंसर जो है अगर स्किन के ऊपर है तो फिर उसके इलाज के लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम यूज किए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो फास्फोरस 32 एक आइसोटोप है, फास्फोरस 32, और एक है स्ट्रॉन्शियम 90। ये दो आइसोटोप्स हैं। ये स्किन कैंसर के इलाज के लिए यूज होते हैं, आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। अगर जिल्द के ऊपर कैंसर है तो उसके इलाज के लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 यूज किए जाते हैं आइसोटोप। ये 32 फास्फोरस का एटॉमिक मास है और ये 90 स्ट्रॉन्शियम के आइसोटोप का एटॉमिक मास है। अच्छा जी, अब ये क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनसे कुछ रेडिएशंस खारिज होती हैं, बीटा रेडिएशंस। बीटा रेडिएशंस की एक खासियत है, जो लेस पेनिट्रेटिंग है, हमारी बॉडी में दूर तक अंदर की तरफ सरायत नहीं कर जाते। तो इसलिए फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन खारिज करते हैं, कम पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन खारिज करते हैं। बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन खारिज करते हैं, इसलिए फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 रेडियोथेरापी में स्किन कैंसर के इलाज के लिए यूज किए जाते हैं। अगर कैंसर विद इन दी बॉडी है, बॉडी के अंदरूनी किसी पार्ट में है, जैसे लंग्स कैंसर है, जैसे किसी और चीज में कैंसर है बॉडी के किसी अंदरूनी पार्ट में, तो उसके इलाज के लिए फिर यूज किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद इन दी बॉडी। अगर जिस्म के अंदर कैंसर है तो फिर उसके इलाज के लिए कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, क्योंकि कोबाल्ट 60 जो है ये हाईली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशन खारिज करता है। ये बॉडी में अंदर की तरफ दूर तक सरायत कर जाते हैं, बिकॉज इट इमिट्स हाईली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशंस, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस खारिज करता है, इसलिए कोबाल्ट 60 को यूज किया जाता है स्किन के अंदर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, बॉडी के अंदर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद है एक और यूज है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एज अ ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसर का मतलब है तलाश करने वाला, खोज लगाने वाला, तलाश करने के लिए यूज किया जाता है, या डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस मतलब तशखीस किसी भी बीमारी की, ट्यूमर की, या बॉडी के अंदर कोई और ऐसा मसला है, उसके लिए इनको ट्रेसर के तौर पर बीमारी को ट्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम को ट्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है, और डायग्नोसिस करने के लिए भी यूज किया जाता है। डायग्नोसिस का मतलब है किसी बीमारी की तशखीस के लिए भी इनको यूज किया जाता है, एंड मेडिसिन और दवाई के तौर पर भी, इलाज के लिए भी इनको यूज किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है आयोडीन 131। आयोडीन 131, ये आयोडीन 131 आयोडीन का एक आइसोटोप है। इसको यूज किया जाता है ग्विटर की ट्रीटमेंट के लिए। अब ग्विटर क्या है? ग्विटर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ग्विटर की डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है। ग्विटर यहाँ पे गले में थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे इस जगह पे। बाज औकात ये एक बीमारी होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हम ग्विटर कहते हैं। तो ग्विटर की ट्रीटमेंट के लिए फिर क्या यूज किया जाता है? आयोडीन 131। आयोडीन 131 इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ, इलाज के लिए भी यूज किया जाता है ग्विटर।
इन थायराइड ग्लैंड। आयोडीन 131 को यूज किया जाता है थायराइड ग्लैंड में ग्विटर की तशखीस और इलाज के लिए। इसी तरह से टेक्नीशियम को यूज किया जाता है किसके लिए? बोन ग्रोथ को चेक करने के लिए। टेक्नीशियम को यूज किया जाता है। टेक्नीशियम इज यूज्ड टू चेक द बोन ग्रोथ। बोन ग्रोथ को चेक करने के लिए टेक्नीशियम को यूज किया जाता है। जैसे आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेज। आर्कियोलॉजिकल का मतलब है आसार कदीमा। आसार कदीमा का खोज लगाने के लिए, आसार कदीमा को चेक करने के लिए कि ये कब थे, कब मौजूद थे, ये किस सन के हैं, किस एज के हैं, इसको मालूम करने के लिए आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। आसार कदीमा, आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल मतलब अर्जियात, जमीन की तारीख को देखने के लिए भी आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। अब इनमें जो सबसे ज्यादा जो आइसोटोप यूज होती है वो है कार्बन 14। कार्बन 14 आइसोटोप को यूज किया जाता है किसी भी फॉसिल की एज को मालूम करने के लिए। अब फॉसिल क्या है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो कई हजार साल पहले मरकर जमीन में जेर जमीन दफन हो गए थे, उनको अब उनके जो बाकियात हैं, जो बाकियात मिलती हैं, तो उन बाकियात को फॉसिल्स कहते हैं। अब फॉसिल्स की एज का पता लगाने के लिए भी आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। इनमें से सबसे अहम आइसोटोप जो है वो कार्बन 14 है। ये खासतौर पर प्लांट्स और एनिमल्स की एज को मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। Carbon 14 is used to find the age of fossils of plants and animals. Plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं उनकी एज को मालूम करने के लिए कार्बन 14 को यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग, या इट इज कॉल्ड, ये अमल क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इस प्रोसेस को कार्बन डेटिंग कहते हैं कि जिसमें कार्बन 14 को यूज करके किसी भी फॉसिल की एज को मालूम किया जाता है। तो ये इनके आर्कियोलॉजिकल या जियोलॉजिकल यूजेस हैं। जी क्या है? यूजेस इन पावर जनरेशन। आइसोटोप्स को पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास यूरेनियम 235 का एक आइसोटोप है। उस आइसोटोप्स के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। यूरेनियम का आपके पास क्या है? यूरेनियम 235 92 है। इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। जब ये न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम से टकराते हैं तो यूरेनियम का जो भारी आइसोटोप है 235 92, ये दो छोटे एटम्स में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, और साथ में 3 और न्यूट्रॉन भी खारिज होंगे, प्लस बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी पैदा होती है। अब इस एनर्जी को यूज किया जाता है पावर जनरेशन में। ये एनर्जी हीट की सूरत में है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इस हीट को यूज किया जाता है वाटर को, पानी को भाप में तब्दील करने के लिए। वाटर को स्टीम में तब्दील कर देता है, भाप में तब्दील कर देता है। अब इस भाप से फिर बहुत से जनरेटर्स के जो टरबाइन है उनको चलाया जाता है, टरबाइन ऑफ जनरेटर्स। और जनरेटर्स के टरबाइन चलने की वजह से फिर जनरेटर्स चलते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के 13956 क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 94 और एटॉमिक नंबर 37, 235 और 1 ये 236 है मासेस, और 92 एटॉमिक नंबर है। इस साइड पे मासेस कितने हैं? 236। इस साइड पे देखेंगे कितने हैं? 139 प्लस 94 प्लस 3, 139 प्लस 94 प्लस 3, क्योंकि ये 3 न्यूट्रॉन है। 139 प्लस 94 प्लस 3, जब इनको हम चेक करेंगे तो ये कितने बन रहे हैं? 6, और ये 13 और 22 और 1 23, 233
56 बनता है। अब ये आपके मासेस इस साइड पे और इस साइड पे दोनों साइड पे बराबर हैं, और ये एटॉमिक नंबर जो है 92 है, इस साइड पे 56 और 36, इनको ऐड करें 56 प्लस 36, क्या जवाब आएगा 1292। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है ये बैलेंस होने जरूरी है। चलो ये बात, और उसके बाद ये जो है इट इज अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, इट इज अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में एक भारी न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है और बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी खारिज हो जाती है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है क्या? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, द प्रोसेस या द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखे, न्यूक्लियर रिएक्शन ये एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है इन विच आ हैवी न्यूक्लियाई, एक भारी न्यूक्लियाई टूट जाता है, ब्रेक्स इनटू 2 or more लाइटर, हल्के से न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई विद रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और साथ में एनर्जी की एक बहुत बड़ी मिकदार खारिज होती है। इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की एग्जांपल ऊपर आपके सामने दी हुई है। और उसके बाद है, अब इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बाद ये जो है ये कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन है। हालांकि एटम बम में भी यही रिएक्शन होता है, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड होता है, वहां पे न्यूट्रॉनों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। जब यूरेनियम का एक एटम जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होती है, फिशन होती है, तो उससे 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं, फिर 3 न्यूट्रॉन जाकर 3 और यूरेनियम के एटम से टकराएंगे। इस तरह से देखिए ये एक यूरेनियम का एटम है, इससे एक न्यूट्रॉन जाकर टकराती है तो फिर ये टूट जाता है बेरियम क्रिप्टॉन में, साथ में 3 छोटे छोटे न्यूट्रॉन जो है वो खारिज हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाके 3 और यूरेनियम के एटम से टकराएंगे इस तरह से। अब जब ये 3 और यूरेनियम के एटम से टकराएंगे तो इससे फिर 3 मजीद न्यूट्रॉन खारिज होंगे, इससे 3 मजीद न्यूट्रॉन खारिज होंगे, और इससे 3 मजीद न्यूट्रॉन खारिज होंगे। अब जितने भी न्यूट्रॉन है ये जाके उतने ही और यूरेनियम के एटम से टकराएंगे। इसी तरह से न्यूट्रॉनों की तादाद 3 गुना बढ़ती जाएगी और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस चेन रिएक्शन के नतीजे में मिली सेकेंड्स के वक्फे के दौरान ये प्रोसेस होता रहेगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ी मिकदार में हीट खारिज होगी, और इसको हम कहते हैं कि एक एक्सप्लोजिव की सूरत में हीट खारिज होती है, एक धमाके की सूरत में हीट इतनी जल्दी रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो अनकंट्रोल्ड किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। जबकि यहां हम जो है इनके अंदर कंट्रोल्ड रिएक्शन किया जाता है, उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को D2O के जरिए से, भारी पानी के जरिए से उनकी स्पीड को स्लो कर दिया जाता है, और स्लो स्पीड से जब ये जाके न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो फिर बाकी जो न्यूट्रॉन बनते हैं उनको कैप्चर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, अनकंट्रोल्ड नहीं होने दिया जाता।